गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग पीछे 2 दिन से बीपीएससी 66 मेंस के पेपर का एनालिसिस कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन जो आए हुए थे उसका क्या आइडियल आंसर होगा ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में बीपीएससी 67 के लिए स्ट्रैटेजी भी कर रहे थे, फाइनलाइज कर रहे थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी 66 मेंस में जो होना था वो हो गया, जो क्वेश्चन आने थे वो आ गए। अब बीपीएससी 67 के लिए क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए आपके लिए, तो वो भी पेपर क्वेश्चन डिस्कशन के साथ साथ हम लोग वो भी करते जा रहे थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े समय और लगेंगे मेन टॉपिक पर आने में। उसमें कि कल हमने जीएस पेपर 2 का जो एनालिसिस किया था उसमें आप जानते हैं कि 4 जो टॉपिक्स हैं, 4 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें कवर होते हैं। एक पॉलिटिका, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और चौथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये जो 4 टॉपिक कवर होता है, तो ये चारों का कल पेपर तो हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन चारों का जो हमने एक डिस्कशन में जो शुरुआत में ही एक आपको एक इंपॉर्टेंस बताया था कि भाई कोई भी मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टीचर की ओर से, और वो टीचर आपके लिए बनवा दे तो ज़्यादा आसानी है। अदरवाइज आप अपने से, अब मैं बोलूँ कि जैसे पॉलिटी का जो टॉपिक है उसमें पॉलिटी में आप एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स डिजाइन बनवा दीजिए, जिससे कि मैं पॉलिटी को उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट क्रिएट करूं, या सेल्फ स्टडी अगर करता हूं तो, या किसी कोचिंग में पढ़ता हूं तो टीचर से भी मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर दें। ठीक है, या आप उसमें कुछ और अगर जोड़ना चाहें तो आप उसमें जोड़ लें, लेकिन एक बेसिक हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उस तरह से इकोनॉमी का, उस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी का। तो अभी के टाइम पे आप अपने कॉपी में ये इसका बीपीएससी जीएस जो मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में है पीटी का, बीपीएससी 67 पीटी के लिए। तो बीपीएससी जीएस मेंस में जो पेपर 2 में जितने सेक्शंस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उसका जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या होगा वो आप एक बार उसमें उसको फाइनल करिए। और उसमें सबसे पहले हम लोग इस पे ले लेते हैं जो मेरा एरिया है, उसी मैं अपने 2 एरिया को पहले डिस्कस कर देता हूं, और उसके बाद आपको एक लमसम आइडिया दे सकता हूं कि इंडियन पॉलिटी में और इंडियन ज्योग्राफी में आपको कहां फोकस करना चाहिए, किस एरिया पे। लेकिन अदरवाइज जो उस दोनों सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक बताएंगे। लेकिन अभी के टाइम, अभी आप इसमें बीपीएससी बीपीएससी जीएस मेंस और ये है हमारे लिए 67th के लिए, ध्यान रखिएगा। जो भी कुछ अब हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सब 67th के लिए कर रहे हैं, 66 का अब कोई मतलब नहीं है। तो बीपीएससी जीएस मेन 67th में जो सेक्शन 2 है, आप जानते हैं 3 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन टोटल आता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन सी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। और जो इंडियन ज्योग्राफी वाला है उसको वो आजकल बीपीएससी के जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि उसको कहाँ वो रखें, इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी रखें या साइंस टेक्नोलॉजी के साथ ज्योग्राफी रखें। तो पिछले दिनों में एक टेंडेंसी देखने को मिली है कि वो साइंस टेक्नोलॉजी के साथ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन थोड़े रहते हैं, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखना है, तो इसलिए वहां पे एक क्वेश्चन वो वहां पे ज्योग्राफी वाले जोड़ ले रहे हैं। पिछले दिनों की एक प्रवृत्ति, टेंडेंसी जो है, उस टेंडेंसी को मैं देख रहा हूं। तो सेक्शन, लेकिन अभी जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो सेक्शन बी का है, क्योंकि इसी को मेंस में हम लोग क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में आप जानते हैं कि यहां पर मुख्य रूप से इकोनॉमी, मेनली इकोनॉमी है, इकोनॉमी, लेकिन फिर और साथ में एंड इंडियन ज्योग्राफी लिख के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इंडियन ज्योग्राफी का ये। लेकिन मेन इकोनॉमी की बात करें तो ये जो इकोनॉमी का कल जो पेपर हम लोग एनालिसिस किए उसमें आप जानते हैं कि सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 4 प्रश्नों में से आपको 3 लिखने होते हैं, 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे 4 में से 3 लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उसका बेस सिलेबस क्या है, बेस्ड उसके जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, तो उसकी ही चर्चा आज हमें करनी है। तो उसमें फर्स्ट आप एक इसका जो इकोनॉमी वाले सेक्शन है, ये 4 क्वेश्चन का में 4 क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं, और इकोनॉमी के लिए जो एक सोर्सेज हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले ये आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और ये अर्थव्यवस्था में मेंस फोकस है,
पीटी फोकस नहीं है। और इसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नोट कर लीजिए इसको। और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में फिर जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिस पर कि आपको जरूर ध्यान देना चाहिए वो है कृषि की एक दशा, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एज वेल एज इन बिहार। और यहां से वो फैक्ट आपको मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जिसका यूज आप कोई भी आंसर लिखने में आप उसको करते हैं। तो वो फैक्ट के लिए यहां पे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड बिहार, कृषि की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया और बिहार। और ये दोनों होगा फैक्ट्स, यहां पे आपको चाहिए, तथ्य आपको यहां पे चाहिए जो पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। यहीं से आ जाता है कृषि का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद आ जाता है चुनौतियां, चैलेंजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड बिहार एग्रीकल्चर। और उसके बाद आता है इनका समाधान, सॉल्यूशन ऑफ चैलेंजेज। ठीक है, समाधान। और उस समाधान वाले में जाते हैं तो फिर आप जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे। तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे आप जानते हैं कि वहां पे कृषि विकास रोड मैप 3 अभी बिहार में लागू है। और उस 3 के रोड मैप, कृषि विकास रोड मैप 3 में जो टारगेट्स थे, जो पॉइंट्स थे, प्रोविजंस थे, उसी को फर्दर अन्य योजनाओं के माध्यम से, बजटरी प्रोविजंस के माध्यम से राज्य में उसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, राज्य में उसको लागू किया जा रहा है। हमने क्या कहा? प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रेजेंट सिचुएशन, कंट्रीब्यूशन, चैलेंजेज और सॉल्यूशन, चैलेंजेज और सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन, कंट्रीब्यूशन, चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन, समाधान। तो ये था। अब उसके बाद जाएं तो फिर इसी में जो समाधान है, कृषि विकास के उपाय, एक तरह से समाधान का मतलब यह हुआ इनिशिएटिव्स टू डेवलप एग्रीकल्चर, कृषि विकास उपाय, इनिशिएटिव्स टू डेवलप एग्रीकल्चर। और उसको 2 पार्ट में अगर बांट लें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार द्वारा सरकार, और दूसरा राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और राज्य सरकार की बात करें तो इसी में कृषि विकास रोड मैप है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप। और ये अभी 3 नंबर लागू है, कृषि विकास रोड मैप 3 लागू है ऑलरेडी। और इसके अकॉर्डिंग बजटरी प्रोविजंस, बजटरी provisions made to implement the provisions of agriculture development targets of agriculture development roadmap 3, बजटरी प्रोविजंस। बजट 2000, बिहार के बजट 2021-22 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 3 के लिए, 3 के तहत क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो वो आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। क्लास का टाइमिंग नहीं बताया जाता। रमेश देखो, नीरज कुमार क्लास का टाइमिंग के बारे में है। क्लास का टाइमिंग तो फिक्स है, 12:30 बजे तो क्लास डेली चल रही है, कोई क्लास तो पीछे चेंज हुआ नहीं है। आज जैसे डेली 2-3 तारीख से 3, 4, 5 आज है, हम लोग डेली 12:30 में मिल रहे हैं। और जो ज्योग्राफी का क्लास है वो 2 बजे से होता है, टाइम तो किसी दिन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो बजटरी प्रोविजंस हो गए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका 3 तारीख को 12:30 बजे से क्लास है। हाँ, बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल इसको ही रखेंगे। आप देखिए, आपको किसी को इंग्लिश में एक वर्ड की दिक्कत नहीं आएगी, बस आप ध्यान देते रहिए। ठीक है,
और बाकी जो हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने डिस्कस किया हुआ है, कई बार ऐसा होगा कि हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश बोल देंगे, कई बार दोनों लिख देंगे, ऐसा भी होगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा दोनों। इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम का जैसे है तो उसका फिर वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग को ऐप पर ओपन करवा लीजिए और क्लास को करिए फिर, तो ये भी होता है। लाइव भी तो, लाइव तो चल रहा है, लाइव 12:30 से 2 के बीच में लाइव चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब ज्योग्राफी क्लास हिंदी इंग्लिश सब में चल रहा है, उसका कोई, अब ये सब बात हमसे नहीं पूछो, ये सब बात के लिए तो मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर पे कॉल कर लीजिए, कॉल करके, नहीं नहीं अक्टूबर में तो कोई चांस नहीं है, अक्टूबर में कैसे होगा ये इसका एग्जाम, अभी तो ऑलरेडी मान लीजिए अगस्त आ गया, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने का टाइम वो देंगे, तो मान लीजिए 15 अगस्त के आसपास, 20 16 17 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन अगर आता है तो 1 महीना चला जाएगा, सितंबर चला जाएगा, सितंबर के बाद 1 महीने के बाद पीटी थोड़ी होगा, कम से कम नवंबर मान के चलिए, नवंबर दिसंबर तक पीटी का एग्जाम होगा, ठीक है। ये है 66 का कंप्लीट करेंगे, वो 66 के कंप्लीट करने में जो 66 का अक्टूबर के लास्ट में मेंस का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही पीटी का एग्जाम होगा, 66 के मेंस के रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर मान के चलिए आप, तो पढ़ते रहिए, कोई नहीं, तो क्लासेस तो सारी चल रही हैं, आप अपने से भी, मैं लिस्ट तो इसलिए बता रहा हूं ना कि ये लिस्ट को आप अपने से भी पढ़ते रहिए, और दूसरी बात है कि आपके ऐप पर बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको क्लास के लिए ये जो लाइव क्लास है एकदम 100% लाइव क्लास पे रहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने कल बताया था कि आप ये जो लाइव क्लास चल रहा है इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आप अवेलेबल अपने ऐप पर ओपन करा लीजिए फोन करके, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है ऑलरेडी, अभी तो थोड़े दिन पहले ही 15-20 दिन पहले ही हुआ है, तो उसको ओपन करा लीजिए। उसी तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ चेंज नहीं होता, आप उसको ओपन करा लीजिए, तो ये सब चीजें ओपन करा लीजिए। जो पीटी वाले लोग हैं जो लेट एडमिशन लिए हैं, वो जनरल साइंस का, तो साइंस में तो कुछ चेंज नहीं होता, तो जनरल साइंस वाला वो अपने ऐप पर ओपन करा ले, ठीक है। जो हिस्ट्री की क्लास है उसको ओपन करा ले, तो ऐसे ऐसे कई सारे, तो जो एक तो क्लास चल रहा है उसके अलावा दो तीन और आप अपने ऊपर सेक्शन को, वीडियो को ओपन करा करके उस पर भी टाइम अपना दीजिए। तो ये है, तो सिलेबस की चिंता मत करिए, आप करते रहिए, ठीक है। अब इस पे आओ, तो जैसे एक बिहार में जाएंगे तो बिहार में टू ब्रिंग सेकंड जनरेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन या टू ब्रिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन बिहार, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप वाज स्टार्टेड इन बिहार। जो वर्तमान सरकार है उस वर्तमान सरकार द्वारा कृषि विकास रोड मैप 1 2008 से 2012, फिर 2012 से 2017 और फिर 2017 से 2022 के बीच में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप जारी किया गया है। और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग बिहार सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि बिहार में हरित क्रांति सुनिश्चित की जाए और बिहार में कृषि के विकास की गति को तेज किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज फोकसिंग, ठीक है, टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन बिहार एंड टू ब्रिंग ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसमें आ रहा है, तो ये वाला पार्ट है। केंद्र सरकार के द्वारा भी जितने भी जो कृषि के टॉपिक्स हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भी विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं, डिफरेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं एवं उपाय किए गए हैं, डिफरेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और ये जो दोनों की जहां पे जरूरत है वहां पे एक होता है भाई हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन, या एक टॉपिक और यहां पे आप चाहें तो कर सकते हैं, वो है कि पंचवर्षीय, बिहार में जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछने की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, योजनाओं के दौरान कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, माने 1950 से लेकर के और 2017 तक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था, उसका एक हमें समरी, एक रिव्यू हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो उस समय के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उसी स्लोगन के आधार पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग एक बार ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का रिव्यू हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जाते हैं तो टॉपिक में आता है जैसे हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति एवं 2GG, सेकेंड जनरेशन ग्रीन रिवोल्यूशन, 2GGR,
ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन एंड 2GGR, द्वितीय चरण की हरित क्रांति। हरित क्रांति एवं द्वितीय चरण की हरित क्रांति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में एक और आता है हरित क्रांति की सुन्नति भी आया, जो 1 अप्रैल 2017 के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हरित क्रांति कृषोन्नति उसको बोलते हैं, क्रांति कृषोन्नति, सीधे कृषोन्नति भी लिखने से हो जाता है, हरित क्रांति कृषोन्नति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषोन्नति भी है। तो एक दूसरा टॉपिक ये हो जाएगा। इसके अलावा जाएंगे तो एक आपका भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, बिहार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर का, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म एंड टू इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स एंड टू ब्रिंग एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो इसके मल्टीपल भूमि सुधार से जुड़े हुए एक कृषि विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एग्रीकल्चर, कृषि विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य होता है किसानों की आय बढ़ाना, टू इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स। तीसरा आ जाता है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, और चौथा आ जाता है खाद्य सुरक्षा के बाद गरीबी को कम करना, टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को घटाना। तो इतने सारे इसमें, एक लैंड रिफॉर्म इसका एक पर्पस है, लैंड रिफॉर्म में ये सारी बातें हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो थर्ड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाले में, चूंकि एग्रीकल्चर बीपीएससी में इंपॉर्टेंट है, थर्ड टॉपिक है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस बार ही उम्मीद की जा रही थी लेकिन नहीं पूछा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके अलावा जाएंगे तो सब में रेफरेंस ऑफ बिहार जरूर है। उसके बाद एक और होता है कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सभी प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट तीनों लेवल पे कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग, ठीक है। तो ये भी है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऑन ऑल 3 लेवल ऑफ फार्मिंग, प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। उसके बाद जाएंगे तो नेक्स्ट जैविक खेती, कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे तो इसमें एक खाद्य प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, और उसके बाद इसके बाद फिर आ जाता है कृषि उत्पादों का विपणन, मार्केटिंग ऑफ उत्पादों का विपणन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और यहीं पे ऑफ एग्री प्रोड्यूस, और यहीं पे अभी के तीनों कानून भी आ जाएंगे। 3 फार्म लॉ हैं, वो भी यहां पे डिस्कस हो जाएगा। ये यहां पे डिस्कस होंगे, तीनों कृषि कानून यहीं पे डिस्कस आ जाएगा। कृषि उत्पादों के विपणन से ही मुख्य रूप से उस तीनों का संबंध है, ठीक है। तो ये हुआ, और लास्ट में एक और टॉपिक हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे एक तरह से कहा जाए कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों की मिलीजुली एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो। और कितनी बड़ी बात है कि 135 करोड़ लोगों को इस पूरे कोरोना के 1.5 साल 2 साल के दौरान खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई, अनाज उनको मिलता रहा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो 5 केजी अनाज था, उसके ऊपर से टॉपअप के रूप में 6 केजी अनाज, 5 केजी अनाज, गेहूं चावल और 1 केजी चना या दाल का प्रावधान था
इसमें किया गया था। और अभी भी सेकंड कोरोना पैंडेमिक जो फेज 2 है उसमें दोबारा इसको प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े देश में इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी अनाज की कहीं देश में कमी नहीं हुई और अनाज रेगुलरली अवेलेबल रहा, लोगों के पास आज भी सरकार द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बड़ी बात थी, फूड सिक्योरिटी टू फार्मर्स, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। तो ये भी, तो ये आपके पास टॉपिक थे जो इकोनॉमी वाले में जाएंगे। तो एक एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था उसमें ये था एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब दूसरा इसी में जाएंगे तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक आता है वो होता है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, संसाधन, नोट कर लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। और यहीं पे जो एक टॉपिक होता है इसी पे जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाले में, और पॉपुलेशन वाले में ठीक है एक टॉपिक पॉपुलेशन वाले में है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, इसी पे जननांकीय लाभांश, लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड, डिविडेंड। और आप जानते हैं कि ये दोनों जो टॉपिक है वो दोनों टॉपिक को हम लोग क्लास में जैसे करते हैं, और क्लास में करने पे जैसे मान लीजिए एक पूरे किसी देश की जनसंख्या का एक डायग्राम अगर बनाएं, ठीक है, तो इसमें 3 उम्र के अनुसार 3 भागों में इसको बांटा जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये होते हैं 14 ईयर्स तक और ये 64 ईयर्स तक। ठीक है, और ये उसके ऊपर तो कहा जाता है कि जब ये 1 नंबर 1 इज मोर देन, जब बच्चे 14 साल तक के जो बच्चे हैं 1 इज मोर देन 2 + 3, बच्चों की संख्या 2 और 3 से, नौजवान और वृद्ध इनसे अधिक होगा, तो उस पॉपुलेशन के उस देश के बारे में यह माना जाएगा कि वो देश पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फेज से गुजर रहा है। अर्थात ऐसे देश जहां पे कुल जनसंख्या में बच्चों की भागीदारी ज्यादा हो, और बच्चों की भागीदारी तब ज्यादा होती है जब बर्थ रेट ज्यादा है और मोर्टालिटी कम है। ठीक है, तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसमें बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। तो एक ये पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला जो टॉपिक था उसका डायग्राम ये होता है। उसी में जब दूसरा वाला डायग्राम जब आता है, यही बच्चे एक समय के पश्चात जब 1 नंबर, 2 नंबर और फिर ये 3 नंबर, ठीक है, अब ये 1 नंबर वाले क्या हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, और नौजवान हो जाते हैं तो वो 2 नंबर में चले जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि तब 2 इज मोर देन 1 + 3 हो जाता है, 2 1 और 3 से अधिक हो जाता है। ठीक है, मोर देन 50% हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब किसी के घर में, किसी राज्य में, किसी देश में जब नौजवानों की संख्या ज्यादा होंगी, तो नौजवान उम्र आप जानते हैं क्या होता है, कमाने का उम्र होता है वो, ठीक है, अर्निंग का एज होता है। तो देन इकोनॉमी स्टार्ट्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम पॉपुलेशन। अदरवाइज क्या होता है, जब 1 नंबर और 3 नंबर अधिक होगा, ठीक है, इसी में तीसरा फेज एक आएगा, तीसरे फेज में क्या हो जाएगा, 1 और 2 कम रहेगा और ये 2 3 नंबर में चले जाएंगे, अर्थात बूढ़े हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति 1 और 3 दोनों क्या होता है, निर्भर जनसंख्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन जब अधिक होता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन कम हो और डिपेंडेंट निर्भर जनसंख्या अधिक हो किसी के घर में, किसी राज्य में, किसी देश में, तो वो वहां कंजम्पशन ज्यादा होगा, और कंजम्पशन ज्यादा होगा तो फिर वहां पे पैसा बचेगा नहीं तो निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होता है तो जीडीपी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो इन दैट केस पॉपुलेशन कैन बी कंसिडर्ड एज हर्डल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन वहीं पे जब किसी देश की जनसंख्या में 2 नंबर की भागीदारी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, दिस नंबर 2 दैट इज प्रोड्यूसिंग एज इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। ये 2 नंबर होता है, वो उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है, और ऐसी स्थिति में इकोनॉमी स्टार्ट्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम पॉपुलेशन। ठीक है, एक पहले वाली स्थिति में क्या है, इकोनॉमी को जनसंख्या से बोझ मिल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में जो भी पैसा है उसको जनसंख्या खा जा रही है। लेकिन 2 नंबर में क्या हो रहा है, इकोनॉमी को जनसंख्या से बेनिफिट मिल रहा है, और इसी बेनिफिट को पॉपुलेशन डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 डायग्राम बनता है, ये दूसरे वाले का है। ठीक है,
इसमें जाते हैं। तो खैर ये टॉपिक है। और आजकल फिर एक नया जो यहीं पे जाएं तो जनसंख्या में एक जातिगत जनगणना आ रहा है, तो पॉलिटी में जाएगा जातिगत जनगणना, लेकिन फिर भी एक अगर मन करे तो वहीं पर रहने दीजिए इसको, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, और कास्ट सेंसस और उसके ऑब्जेक्टिव और उसके फिर क्या परिणाम है, कैसे हैं, तो वो सारा कुछ तो उसको कर लीजिएगा। तो ये एक है जनसंख्या का। दूसरा एक यहाँ पे है गरीबी का, पॉवर्टी। तीसरा एक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा एक होता है समावेशी विकास, समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विथ इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये होता है। ठीक है, पीटी वाले में जाते हैं तो यहाँ पे वो डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ये, तो उसके बारे में प्रीलिम्स में आता है, मेंस में उसके लिए जगह नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा हर साल जारी किया जाता है, और आप जानते हैं कि उसमें मेन 3 मुद्दों पर आधारित वो रिपोर्ट होता है। 3 इशूज के आधार पर इंडेक्स बनता है और इंडेक्स के आधार पर रिपोर्ट बनता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और 3 आधार क्या होते हैं, एक होता है पर कैपिटा इनकम, दूसरा होता है लिटरेसी, और तीसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन के आधार पे डिफरेंट कंट्रीज को जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पॉइंट्स मिलता है, और उस पॉइंट्स के आधार पे उनका रैंकिंग बनता है, और रैंकिंग के आधार पे रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें हो जाता है। तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी के लिए इस इकोनॉमी वाले सेक्शन में है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। आपको और कुछ इस 4 टॉपिक के अलावा भी कुछ जोड़ने का मन करे तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक, जो तीसरा टॉपिक है, वो है उद्योग, उद्योग एवं आधारित संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारित संरचना, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होता है। और यहां पे दोनों, यहां पे कई सारे टॉपिक हो जाएंगे। एक हो जाता है औद्योगिक विकास की स्थिति, आपको जानना पड़ेगा, स्टेट ऑफ फैक्ट मिलेगा यहां से, औद्योगिक विकास की स्थिति, और उसके दोनों पार्ट हैं, इंडिया लेवल पर भी और बिहार में भी। और दोनों के जो फैक्ट हैं वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फैक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा, और बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो फैक्ट है वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। बिहार का बजट भी ऑलमोस्ट एक रिव्यू टाइप में ही होता है, वहां से भी आपको फैक्ट मिलेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इन बिहार। ठीक है, सेकेंड इसमें आ जाता है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और यहां पे जो भी नई नई बातें हैं, 1956 का, 1991 का, और अब जो कुछ न्यू अगर हो रहा है तो वो, और इसमें रेफरेंस ऑफ बिहार आएगा ही। बिहार का भी अपना स्टार्टअप पॉलिसी है, अपना इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। ठीक है, तो उसको भी। और उसके बाद फिर आता है नए उपाय और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और उसमें आ जाता है जैसे मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लेबर रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट, ये सब यहां पर आ जाता है। और फिर एक और नया टॉपिक हो जाता है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना। और उसके लिए बजट में क्या प्रोविजन है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या प्रोविजन है, वो उसको लेकर के आप इसको बनाते हैं। इसका जो पेज है वो पेज क्रिएट करते हैं, तथ्य बनाते हैं इसका। आधारित संरचना, आधारित संरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आया। औद्योगिक विकास की स्थिति, इंडिया बिहार, औद्योगिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना विकास। तो ये टॉपिक यहां से, और सब में बिहार रेफरेंस में होगा। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट सब में इस्तेमाल होगा। एक बात को ध्यान में रखिएगा। अरे बोलो सतीश कुमार जी बोल रहा हूं, सब एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी,
अगर आप कहीं इधर उधर होंगे तो फिर आपको लिखा हुआ दिखेगा, अदरवाइज कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हमने तीन तीन बार इंग्लिश में नहीं बोला है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लिखिए, ये तीसरा टॉपिक था। फोर्थ टॉपिक लिखिए, चौथा फोर्थ टॉपिक होता है सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। और इस पब्लिक फाइनेंस वाले में जो टॉपिक हमारे लिए बनता है उसमें एक तो रिव्यू ऑफ बजट, बजट एवं आर्थिक समीक्षा, समीक्षा की समीक्षा, रिव्यू ऑफ, रिव्यू ऑफ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिव्यू ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। एक तो यहां पे हो जाता है दोनों के दोनों का, बजट दोनों, बजट दोनों होगा। कौन कौन सा? इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और बिहार गवर्नमेंट का भी, और इकोनॉमिक सर्वे भी दोनों का, दोनों का, बिहार का भी और बिहार का भी और इंडिया का भी। ये एक टॉपिक ये हो जाएगा। और उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है जीएसटी, और उसके बाद आ जाता है सब्सिडी। और एक और जानने को जान सकते हैं 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये टॉपिक यहां से एक इकोनॉमिक्स का ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। जीएसटी, सब्सिडी एंड 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये करिए इसको। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है नीति आयोग, नीति एंड प्लानिंग कमीशन। नीति और योजना आयोग। इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वे सारे के सारे। तो ये आपके जो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक फाइनेंस और नीति आयोग। इतने टॉपिक इकोनॉमी में बीपीएससी में होता है। और इसके लिए आपको जो कंटेंट जब क्रिएट करेंगे तो कंटेंट क्रिएट करने में ये सारे जो टॉपिक्स हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और इसका जो नोट्स होगा जिसको कंटेंट बोलेंगे, नोट्स ये बनेगा बिहार बजट। आपको देखना पड़ेगा बिहार बजट को, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ये भी देखना पड़ेगा। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा ज्यादा बल्कि हो गया था, डाउनलोड नहीं हो रहा था। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, सेंट्रल बजट, और फिर सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे। ये होगा। प्लस आप इसमें न्यूज़पेपर का भी भूमिका है, न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ मैगजीन्स भी चाहे तो आप इसमें, इसके लिए इसमें बुक्स की भूमिका थोड़ी कम होती है, एक बात ध्यान रखिए। जो ट्विटर भी इसमें काम करेगा, सोशल मीडिया भी काम करेगा, सोशल मीडिया भी इसमें है। सोशल मीडिया का भी रोल है, स्पेशली ट्विटर का। ट्विटर आपके फोन में होना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट का अपना ट्विटर साइट है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे अपने सारे मिनिस्ट्रीज का अपना ट्विटर साइट है, तो वहां से भी आएगा। एक पीआईबी का एक साइट है, बिहार गवर्नमेंट का अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है।
तो इनके साइट्स हैं, इस साइट्स को भी यूज करेंगे, तब जाकर के ये सारे का एक आपको नोट्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी है, प्रिंटेड नोट्स भी है, प्रिंटेड नोट्स। तो इतने सारे सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आपको, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नोट्स को, कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार सीधे क्वेश्चन भी है, कई बार अप्लाइड क्वेश्चन भी है। तो जो अप्लाइड क्वेश्चन आएगा तो फिर आपके पास एक बास्केट ऑफ कंटेंट इन डिटेल होना चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिहार में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के साइट पे जाइए, बिहार गवर्नमेंट के साइट पे चले जाते हैं हम लोग, चले गए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में चले गए, और यहां से चले गए, फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। यहां भी फैक्ट वगैरह सारे होते हैं, इसमें प्रेस रिलीज वगैरह यहां भी आता है, न्यूज बुलेटिन वगैरह क्या क्या है, और फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, फीडबैक, फैक्ट्स स्पीक, ऑल बिहार विलेज गेट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर जाया जाए तो जो सीईओ होते हैं, जो रेवेन्यू अफसर हैं, उनको बार बार हम लोग अभी 65th के इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म वाले साइट पे जाइए और जाकर के वहां से एक बार साइट को ही खूब अच्छे से पहले देख लीजिए। लेकिन जो अभी बजट वाली बात है, तो बजट वाले में जाएंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस पे चले गए, श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, इसके मंत्री हैं, और यहां पे जाते हैं तो ये देखिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट दोनों यहां पे है। लेकिन बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अगर खोलने जाएंगे तो खुलेगा नहीं, चूंकि बहुत भारी है। ये बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देखिए 2020-21 हिंदी में है, और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ये इंग्लिश में है। लेकिन जो बिहार का बजट होता है, वो बजट हमेशा ये हिंदी में ही बजट देते हैं, इंग्लिश में बजट नहीं देते हैं ये। ठीक है, तो ये देखिए बजट चमक रहा है ये। ठीक है, सारे हर साल का बजट यहाँ दिया हुआ बिहार का, और 2021-22 के बजट में जाएंगे तो ये यहाँ से सारे इसमें बजट उनका स्पीच की ही बात कर ले, इसमें सारा बिहार के बजट दिया हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक तो हाइलाइट्स हैं और दूसरे उनके स्पीच हैं, भाषण। तो भाषण में ही जाते हैं तो देखिए यहाँ से हमारा सब कुछ मिलते जाता है, उनमें जो वो बताते हैं वो यहाँ से हमारे लिए सारे फैक्ट, हमको अपने नोट्स के लिए जो फैक्ट मिलेगा वो यहां से मिलेगा। ये कोरोना लॉकडाउन में क्या क्या किया गया, इसकी चर्चा इन्होंने शुरू में करी है, और उसके बाद फिर चैप्टर वाइज आ जाए, विकसित बिहार के 7 निश्चय की उपलब्धियां। ये जिन्हीं क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें, तो विकसित बिहार के 7 निश्चय की उपलब्धियां, तो ये पहला निश्चय था 7 निश्चय 1.0 का जो अचीवमेंट है उसको उन्होंने दे रखा है यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर 7वां निश्चय, ये हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में नहीं आता है। और उसके बाद फिर सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2। ठीक है, उन्होंने 7 निश्चय को मानव विकास से जोड़ के पूछा हुआ है, लेकिन बेहतर होता कि 7 निश्चय को विकसित बिहार से जोड़ के पूछते, क्वेश्चन पूछा गया होता तो ज्यादा अच्छा आंसर निकल के आता। ठीक है, तो इसमें देखिए सुशासन के अंतर्गत भी आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, और ये फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और वो 7 निश्चय, जो 7 ये निश्चय हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर इन्होंने यहाँ पर कई सारे वो दे रखा है, जो आगे क्या क्या किया जा रहा है। इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके लिए क्या किया जा रहा है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और ये जो 7 निश्चय 1.0 2.0 मैं ये दिखाना चाह रहा था, इससे कि आपका इस तरीके से नोट्स आपका यहाँ से बन जाता है, इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से। और उसी तरह से जाते हैं तो अगर आप जैसे यूनियन बजट में जाते हैं तो यूनियन बजट भी आपको मिल जाएगा, और यूनियन बजट में भी आपको सब यूनियन बजट में देखिए ये निर्मला सीतारमण जी का है, और यहाँ पे इनका जो स्पीच है ये इनका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और इस स्पीच से हमें बहुत सारे हमारे सिलेबस के लिए जितनी जरूरत है वो जरूरत की चीजें यहाँ से मिल जाती हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, लेबर फोर्स, ये इनका भाषण है और इसी में हर टॉपिक वाइज इन्होंने इसमें बोल रखा है। ठीक है, तो इससे अब लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये काफी बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 80-80 पेज के, और सारे बिल्कुल फैक्ट होते हैं। तो यहाँ का फैक्ट कैसे उठा के अपने नोट्स में ले जाना है, उतना मेहनत आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आप समझ नहीं पाएंगे कि उसमें क्या, जैसे इसको कि यहां से पैरा उठा उठा करके कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये देखने वाली बात है। हेल्थ एंड वेलबींग्स के लिए हेल्थ सिस्टम क्या क्या, इसमें इन्होंने था ना, ये जो आत्मनिर्भर भारत के लिए में 6 पिलर्स उन्होंने बताया था, बजट के 6 पिलर्स थे, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब मैं ये दिखाना चाह रहा था इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में इस तरीके से आपकी जरूरतें पूरी की जाए, हम लोग पूरा कर लेंगे, सिलेबस को पूरा कर लेंगे। अब इकोनॉमी के बाद अब नेक्स्ट में आ जाइए। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, किस तरह से कैसे अप्रोच है, ये सेक्शन सी है। ये अगर कहा जाए तो बीपीएससी, जीएस, मेंस, सेक्शन सी, और सेक्शन सी में है साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका है ये। और यहां पे कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यहां पे आप जानते हैं कि सीधे जो विजिबल टॉपिक्स होते हैं वो विजिबल टोटल 6 टॉपिक होता है। ठीक है, 6 टॉपिक यहाँ पे विजिबल दृश्य है, जहां से क्वेश्चन जिसको कि आपको जानना ही जानना है, उसके जानने के बाद फिर अप्लाइड क्वेश्चन की बारी आती है कि भाई क्वेश्चन को कैसे वो अप्लाइड करके आपसे पूछ लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज आपको ये 6 तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसको लिखिए। देखो, मैं एक चीज का ना थोड़ा सा विरोधी हूं। विरोधी इसलिए हूं कि मैं काफी कोशिश कर रहा हूं, हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में क्लास शुरू हो जाए। तो ऑफलाइन में अच्छा लगता है, हम लोग भी सामने रहते हैं और आप भी सामने रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कोई चीज आपको होता है तो आप रिपीट करने के लिए बोलते हैं, रिपीट करते रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज का थोड़ा सा विरोधी हूं, ये जो कमेंट आप लगातार लिखते रहते हैं, तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि यहाँ पे कमेंट लगातार लिखने के बदले आप कॉपी पे पेन चलाइए। कॉपी पे पेन चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शांति से घर में बैठ के। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मेरी छोटी बेटी है, क्लास करती है 8th क्लास को। ठीक है, तो वो इस बात से परेशान रहती है कि कुछ बच्चे लगातार उसमें बोलते रहते हैं, या लेकिन अब यहाँ तो बोलने का परमिशन तो नहीं है, लेकिन फिर ये है कि लिखने का। तो ये कमेंट वाला जो पोर्शन है, हमें लग रहा है कि अगर थोड़े से अपने दिमाग पे और अपने सोच के घोड़े को कम दौड़ाएंगे और जो बातें बता रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत के दिमाग के घोड़े को जो बता रहे हैं उसको छोड़ करके और दिमाग के घोड़े को दुनिया भर का इधर उधर दौड़ाते रहें। ये ज्यादा उचित तरीका नहीं है। ठीक है, इसलिए जो बता रहे हैं उस पर फोकस करिए और उस पर ही चिंतन मनन करिए, उसको पहले नोट करिए और टाइम मिलता है तो 2 मिनट विश्राम करिए। ठीक है, दिमाग के घोड़े को बहुत ज्यादा दौड़ाने से कि अब इकोनॉमी का पीटी का क्लास कब होगा, इसके लिए यही प्लेटफॉर्म है पूछने के लिए क्वेश्चन। आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है ऑफिस का, राजकुमार का नंबर नहीं पता है, कि मिथिलेश जी का नंबर नहीं पता है, कि सुदामा जी का नंबर नहीं पता है, किसका नंबर नहीं पता है, वहां फोन करके ये सब चीज पूछना चाहिए ना बीच में। अब यहाँ पे ये सब चीज को टाइप करते रहोगे तो क्या कॉपी में लिख रहे हो, फिर पढ़ाने से क्या फायदा है। फिर जैसा पीटी क्लास चल रहा है उसको चलाते रहते हैं, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करने की तो जरूरत तो नहीं है। तो लगातार इस पे कम से कम कमेंट में मोबाइल पर उंगली मत चलाइए, कॉपी पे उंगली चलाइए। आस्था ये से रिजल्ट आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि भाई लोग कॉपी पे ज्यादा हाथ चलाते हैं ना कि मोबाइल पे हाथ चलाते हैं, उंगली चलाते हैं। मोबाइल पे उंगली मत चलाइए, नहीं तो फिर कठिनाई डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब देखे होंगे कि पीटी का कट ऑफ बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह से मेंस का भी क्वेश्चन का नेचर थोड़े बहुत कई सारे से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का नेचर वो डिफिकल्ट कर रहे हैं, वो रेयर कर रहे हैं। इकोनॉमी वाले सेक्शन में देखे होंगे कि इधर का उधर जोड़ रहे हैं, उधर का उधर जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में टीचर जब पढ़ा रहे हो, जो लिखवा रहे हो, जो समझा रहे हो, उसको सुनेंगे नहीं। तो ये एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को दूसरे से जोड़ना, दूसरे को मानव विकास को 7 निश्चय से जोड़ना, अगर नहीं आप ध्यान से चीजों को सुनेंगे और कॉपी में सोचेंगे केवल कॉपी में मानव विकास को 7 निश्चय से जोड़ के सर ने कराया है कि नहीं कराया है, तो वहां पे फिर आपको एम्बैरेसमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम कैसे ये जान पाएंगे कि किस टॉपिक को किससे वो जोड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो टॉपिक जहां जहां है, अब जोड़ने का जो होगा वो आंसर लिखने के लेवल पे अब वो चीज आप करेंगे।
टेस्ट जो होता है वो टेस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन को इस तरीके से एक को दूसरे से जोड़ के दूसरे को, लेकिन पढ़ाने के लेवल पे ये कैसे इमेजिन हो पाएगा कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कहां किसको जोड़ेंगे। अब मान लो हम जोड़ भी लें, अब बदला कि वो कुछ और जोड़े, तो आपका टाइम तो खराब हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए इस पे अब साइंस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी पे इस पे ध्यान रखो। बीपीएससी किसकी चर्चा कर रहे हैं, बीपीएससी जीएस मेंस सेक्शन सी की चर्चा कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की, ठीक है। ये साइंस टेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुल 4 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और आपको लिखने कितने होते हैं, 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। सोचो ये आसान कितना हो जाता है, 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखना है, और ये 2 क्वेश्चन कैसे होते हैं, इंटू 36 मार्क्स के होते हैं, 36 नंबर के होते हैं। टोटल 72 मार्क्स के साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 2 लिखना होता है। काफी विकल्प हो गया आपके लिए, माने बेस्ट के सिलेक्शन के लिए, बेस्ट के चुनाव के लिए। तो यहां पर जो कहा जाए कि एक तरह से जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनता है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तो उसमें नोट कर लीजिए, एक बीपीएससी का एक प्रिय टॉपिक है जहां से वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, एक दो अल्टरनेट करके पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन को। वो है परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी में। यहां से क्वेश्चन बनता है। जो आप जानते हैं कि इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक तरह से शुरुआत हुई, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा शुरू किया गया था, और 1948 में उनके चेयरमैनशिप में ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। और फिर उसके बाद तो वहां से जो डेवलपमेंट शुरुआत हुआ, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1958 में आप जानते हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई। फिर वहीं से आगे और बढ़ते हैं तो 1969 में इसरो की स्थापना की जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। फिर उस तरह से अन्य संस्थाएं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बनते हैं। तो इसी टॉपिक से एक तरह से कहा जाए कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, नेहरू जी के द्वारा जो साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो आधार रखी गई थी, वो यहीं से किया गया था। और इसमें फिर इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, वो यूज में आप जानते हैं कि 2 तरह के इसके उपयोग होते हैं। एक होता है नियंत्रित, कंट्रोल्ड, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का ही मेनली यूज होता है, और पूरे इसका कंट्रोल चेन रिएक्शन को यूज करके ही फिर पता चला कि उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, या मेडिकल एप्लीकेशन हो, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, साइंस, उसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशन हो, सारे के सारे एप्लीकेशन कैसे होते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को यूज करके किए जाते हैं, ठीक है। जो श्रृंखला अभिक्रिया होता है, जैसे 1 न्यूट्रॉन से 3, 3 से 9 न्यूट्रॉन, 9 से 27 न्यूट्रॉन, ये जो चेन बनता है, जैसे कहा जाए यूरेनियम को टूटने से, यूरेनियम 235 जब टूटता है तो टूटने से एक एटम को तोड़ने से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 आगे 3 यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं तो फिर 9 निकलते हैं, 9 फिर 9 एटम को तोड़ते हैं, और ये चेन बनता है, ठीक है। तो जब ये चेन को कंट्रोल किया जाता है तो उसके वेरियस एप्लीकेशंस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन उसी चेन को जब कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये फिर आप जानते हैं कि इसका ये जो एप्लीकेशन है वो है एटॉमिक एनर्जी, और यहीं से डिफेंस टेक्नोलॉजी का रास्ता हम लोग क्लास में निकालते हैं कि जब ये वाला करने के बाद जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जांपल है डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स। और जो न्यूक्लियर वेपन्स बनता है तो फिर जो परमाणु बम बन जाता है, परमाणु बम हम कभी भी अपने आप में वो कंप्लीट वेपन्स नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट अ कंप्लीट वेपन्स, लिखे दिस वेपन रिक्वायर्ड और रिलेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स, माने ये जो परमाणु बम होता है वो परमाणु बम टारगेट तक पहुंचाने के लिए एक विश्वसनीय कैरियर की जरूरत होती है, और वो विश्वसनीय कैरियर मिसाइल हो सकता है, या वो विश्वसनीय कैरियर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, फाइटर प्लेन हो सकते हैं,
ठीक है। तो वहीं से फिर हम लोग ये वाले टॉपिक से ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में निकल के चले जाते हैं, और वो टॉपिक कौन सा होता है? रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा प्रौद्योगिकी जो इस बार मेंस में पूछा हुआ है। मेक इन इंडिया और डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे उपाय। तो यहीं से मॉडर्न, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम लोग आ जाते हैं। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में फिर आपका कई सारे टॉपिक हो जाते हैं। कौन कौन से? एक टॉपिक हो जाता है न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरा हो जाता है आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी, और आप जानते हैं इंडिया में बहुत दिनों तक एक मिसाइल का जो प्रोजेक्ट है वो है आईजीएमडीपी, डीपी उसको बोलते थे, और आईजीएमडीपी में जो मिसाइल बनता था पीएटीएनए, पटना बनता था। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2010 में पीएटीएनए में से ए को निकाल दिया गया। ठीक है, अब स्पेलिंग पूरा नहीं होता है पटना का। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, तो ये जो अग्नि है अब उसको सेपरेट प्रोजेक्ट ले लिया गया है। ठीक है, इसमें ये आता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 5 मिसाइल बन रहे थे, उसमें से अग्नि को बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, और यहीं पे होता है कि भाई अग्नि मिसाइल है, उसमें आप जानते हैं 750 किलोमीटर रेंज से लेकर के, और पता चला कि 6000, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर तक के रेंज के मिसाइल बनाए जा रहे हैं। तो कभी अगर आप अजीत डोभाल का कभी अगर सुनने को मिले यूट्यूब पे तो सुनिएगा, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई 6000 किलोमीटर का, 7000 के इंडिया के जो एनिमीज हैं, जो पॉलिटिकल एनिमीज हैं, आप देखेंगे कि तो एक तो जो भारत के साथ जो पॉलिटिकल आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के साथ एक अननेसेसरी एक राइवलरी रहता है, और पाकिस्तान के साथ जो अननेसेसरी राइवलरी है, उस राइवलरी के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है वहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप और डिफेंस जो मिलिट्री है, उस मिलिट्री के बीच का कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, चूंकि मिलिट्री वाले हैं वहाँ के जो एलिट है, एक्चुअली इंडिया का जो यूनाइटेड इंडिया था 1947 के पहले, तो उसके बड़े ही एक तरह से एलिट जो क्लास था, वो एलिट क्लास पाकिस्तान चला गया। एक पंजाबी, आप जानते हैं इंडिया में एक प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है वो। उसी तरह से जाएंगे सिंधी जो कराची और सिंध में रहते हैं, और तीसरा बलूच और कश्मीर। ठीक है, तो ये एक ग्रुप होता था। ये बड़े के बड़े एक तरह से बहुत माने जैसे लेमैन नहीं होते हैं, ये मेहनती होते हैं। ठीक है, और बाकी मेहनती होते थे, स्मार्ट होते थे इस तरीके से। और वो फिर पंजाब में चले गए, कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर बलूच में जो ये बाकी सब वहाँ पे देखेंगे सब 6-6 फीट के लोग होते हैं। या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जाएंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खां या ये शाहिद अफरीदी, जो ये प्लस सिंध में जाएंगे तो सिंधी, आप जानते हैं कि वो भी 6-6 फीट के लोग होते हैं, गोर जैसे। कई जगह पे जाएंगे आप, अजमेर शरीफ में जाएंगे तो देखेंगे सिंधी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने पूरे अजमेर का जो दरगाह है, दरगाह को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये इस तरह के जो लोग होते थे वो। और वहाँ पे फिर सबसे जो अच्छा जो ऑक्यूपेशन निकल के आया वो था आर्मी। और वहाँ पे आर्मी, हर जो अमीर हैं, जो कहा जाए एलिट है, ठीक है, मिडिल क्लास नहीं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास नहीं, अपर क्लास के जो लोग हैं वो आर्मी में हैं। और वो इंडिया के साथ एक कहा जाता है कि कन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ अगर जिंदा नहीं रखेंगे, ठीक है, भारत के साथ पॉलिटिकल राइवलरी या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं रखेंगे, तो फिर उनकी नौकरी पे सामत आ जाएगी। फिर वो जो रिश्वत कमाते हैं, और रिश्वत कमा करके अपने विदेशों में अपने सारे अपने घर के लोगों को, अपने बाल बच्चों को जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, भेजते हैं, वो सब नहीं कर पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि इंडो पाक अगर भाई भाई हो जाएं, बॉर्डर की सारी समस्याएं, तो फिर स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान में ये मुद्दा उठने लगेगा कि भाई जब अब तुम्हारा कौन दुश्मन है? अफगानिस्तान तुम बेवजह जाके नाक लगाते हो, वहां कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान से तुम्हारा कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं, इंडिया चाइना के साथ तुम्हारा कोई कन्फ्लिक्ट है नहीं, मेन इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो अब पाकिस्तान में सेना की क्या जरूरत है? और जब सेना नहीं रहेगी तो वो पाकिस्तान वाले एंगल में जाएंगे, तो वो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट है। मेन कन्फ्लिक्ट आपका चैलेंज जो है वो चाइना है। और चाइना के बारे में कहा जाता है तो पाकिस्तान तो अब लाहौर से, आप अमृतसर से देखेंगे, जालंधर से देखेंगे, या बाकी जगह से देखेंगे, 50-100 किलोमीटर का एक मिसाइल बना लेंगे तो 100 किलोमीटर के मिसाइल के रेंज में पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सिटीज आ जाते हैं। और 300 ये पृथ्वी 1 है 150 से 250 किलोमीटर का, यही पाकिस्तान को निपटा देगा। ब्रह्मोस है, ठीक है, ब्रह्मोस है 290 किलोमीटर का, वो भी पाकिस्तान को निपटा लेगा। तो फिर आप 5000, 4000, 3000 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल क्यों बना रहे हैं? तो उसमें कहा जाता है कि अगर जब तक चाइना को इस बात का डर नहीं हो कि भाई मेरा जो पॉपुलेशन है, मेरा जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मेरी जो बीजिंग है, मेरा जो संघाई है, ठीक है, ये भी खतरे में है, तब तक वो आपसे बात नहीं करेगा।
ठीक है, पाकिस्तान, चाइना को भी इस बात का डर रहना चाहिए कि इंडिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जिस पर वो परमाणु बम रख करके इवन संघाई तक भेज सकता है, बीजिंग तक भेज सकता है, उसके रिमोट एरियाज तक भेज सकता है, उसके जितने स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसी स्ट्रेटजी के पार्ट के रूप में, नहीं तो कई बार आपने आश्चर्यजनक रूप से सुना होगा कि आखिर भारत को ये क्या मतलब होता है इतना, जब आपका पाकिस्तान आपका एनिमी है, ठीक है, तो फिर आपको इतने दूर तक मार करने वाले मिसाइल पे पैसा खराब करने की क्या जरूरत है? तो कहा जाता है कि पैसा खराब नहीं किया जाता है। हमारा एनिमी, अब ब्रिटेन हम लोगों का एनिमी नहीं है, अमेरिका हम लोगों का एनिमी नहीं है, ठीक है, हमारा मेन एनिमी कौन है? हमारा एनिमी चाइना है। और चाइना के जितने भी लोकेशन होने चाहिए हमारे स्ट्रेटेजिक रेंज में होने चाहिए, ऐसे मिसाइल हमारे पास होने चाहिए कि उस पर हम परमाणु बम रख करके उनके यहां भेज सके। तब जाकर के वो, उनको अपने लोकेशन का भी डर होगा कि भाई हम इंडिया के साथ युद्ध करेंगे तो इंडिया पर अगर हम कोई बम फेंकते हैं तो इंडिया भी हमारे ऊपर बम फेंक सकता है और हमारा संघाई उनके, तो तब जाकर के जैसे वो आपसे बातचीत करने के लिए या आपको हल्के में नहीं लेंगे। और उसी प्रोसेस में आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स का डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है अपने मोर देन 50 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनके साथ मिल करके। उसके बाद जाते हैं तो फिर इसी में जो एयरक्राफ्ट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, और उसमें आप जानते हैं कि एक तो तेजस है, इंडिया का अपना इंडिजिनस है, और बाकी तो राफेल और ये सब आप खरीद के मंगा रहे हैं, सुकोई आप खरीद के मंगा रहे हैं, F-16 पर आप बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा जाएंगे तो अदर मिसलिनियस जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारे के सारे टैंक वगैरह जो होते हैं या बाकी, तो डीआरडीओ के साइट पे जाने पे ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये आप वहां से, ये दूसरा नंबर टॉपिक हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का ये बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया एटॉमिक एनर्जी, दूसरा हो गया डिफेंस टेक्नोलॉजी, चौथा फिर हो जाता है, फोर्थ हो जाएगा, थर्ड हो जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। खूब जानना जरूरी है इस टॉपिक को, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बड़े पैमाने पे किया जाता है। हमारा जो ये सैटेलाइट्स हैं, जो ये जो हमारे इसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं, अब देखिए अर्थ के ऊपर ये सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो ये सैटेलाइट ही हमें बताते हैं कि हमारा क्या है, माने हमारे लोकेशन क्या है। हमारे ऊपर इंडिया में इंडिया की बात करें तो भाई बाढ़ की स्थिति क्या है, सूखे की स्थिति क्या है, कब बारिश होंगी, कब बारिश नहीं होंगी, वेदर फोरकास्ट, और वेदर फोरकास्ट का इंपॉर्टेंस आपको आज पता चल चुका होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ये सारा जो ये एक देखिए ऑर्बिट्स देखिए, इस तरह के जो, अच्छा ये इस तरह के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सारे के सारे, ये वाला ऑर्बिट देखिए, एक ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और एक ये पोलर ऑर्बिट है, और दोनों में इंडिया के द्वारा सैटेलाइट भेजा गया है, और दोनों का फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के अदरवाइज भी यूज होता है, ठीक है। और वो फिर तो ये इस टॉपिक को आपको अच्छे से जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी का 4 टॉपिक हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, आप जानते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक होता है जैसे ये अर्थ है और इसके अराउंड ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और यहां पर ये, तो एक टॉपिक ये है, ये वाला, इसको बोलते हैं सैटेलाइट्स ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दूसरा ये पोलर ऑर्बिट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इसमें भेजे जाते हैं, ठीक है। तीसरा थर्ड लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी है, उपग्रहों को भेजने के लिए यहां पे सैटेलाइट को रख करके आप उसको लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी है दूसरा, फिर तीसरा, और फिर चौथा एक आता है, फोर्थ आता है, दूसरा तीसरा चौथा, जो चौथा है वो है एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल माने स्पेस रिसर्च उसको बोलते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान। और स्पेस रिसर्च में
रिसर्च के दो पार्ट हैं, मिशन मून और मिशन मार्स। मंगलयान, मंगल मिशन और चंद्रमा मिशन, ये दो हो जाते हैं। और फिर यहीं पे गगनयान वगैरह जो भेजा जा रहा है वो सारा का सारा। तो ये टोटल 4 टॉपिक इसमें आपके होते हैं और चारों के चारों जानने होते हैं, चारों का एप्लीकेशन भी जानना होता है, तब जाकर के आपकी जरूरतें यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद तो इसमें स्पेस प्रौद्योगिकी एवं उपयोग उसका होगा, एप्लीकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक, एक न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, फोर्थ एक और टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। आज के डेट में सबसे ज्यादा फोकस इसी पे हो रहा है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंजेस की समस्या का अगर समाधान करना है तो एक उपाय जो कि बड़े पैमाने पे करने हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म भी माना जाता है। ऐसे स्रोत होते हैं जिससे कि ऊर्जा, जिससे कि कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिन्यूएबल एनर्जी का। और फिर पांचवा एक टॉपिक हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का भी एक टॉपिक है। इसमें सारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सब आ जाते हैं। और फिर एक छठा टॉपिक भी आपके लिए निकलता है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। और यहां से भी कई एक जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग या 5G, ये सारे जो हो रहे हैं सब यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक और हम लोग अगर जान के चले चुके, अभी बहुत ज़्यादा पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना वाला, तो इसमें कोई अगर मेडिकल जो हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हो रहा है, हेल्थ लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ है, तो करंट अफेयर्स का वैसे टॉपिक है, करंट अफेयर्स में होगा, लेकिन फिर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे वैक्सीन ही हो रहा है तो उसका वैक्सीन का प्रोसीजर कैसे है, क्या है, ये सारा का सारा। तो इस तरीके से इतने सारे 6 से 7 टॉपिक यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में निकलता है। और फिर इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट बनता है। इसके इसी में से ये बास्केट ऑफ कंटेंट अगर आपके पास है तो किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अगर एक तरीका ये हुआ कि सीधा पूछा जाए, और दूसरा तरीका ये हुआ कि, ठीक है, एक तरीका हुआ ये, और दूसरा तरीका ये होता है कि दूसरा तरीका इसमें होता है कि अब देखो, ये बिंदु पाठक जी, अगर आप देखिए बार बार कुछ लिखते रहिएगा, तो अब जब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते मैं अगर आपके मैसेज की तरफ जाऊंगा तो मुझे एकदम से रुक जाना पड़ता है। मेरा जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, और उस कंटिन्यूटी ब्रेक होना वो आपके इंटरेस्ट जो आपने पूछा है उससे 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा वाला, माने हानिकारक आपके लिए मेरा कंटिन्यूटी का ब्रेक होना है। तो इसलिए अब इस तरह से जो एग्जाम्पल सोलर पैनल जो आपने लिखा है, तो सोलर पैनल में क्या मैंने लिखना चाह रही हैं आप, क्या बताना चाह रही हैं? ये सोलर पैनल आपने जो लिखा है, चलो कोई नहीं, हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा। आगे देखो हेल्थ रिलेटेड, तो इसमें देखो क्या है, तो ये अब इसका ये जो इंफॉर्मेशन जो बना आपका, ये यहां से, ये जो शुरू से ही आप देखो यहां से, तो यहां से परमाणु ऊर्जा, यहां से पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल भारत में यही 1947 के बाद इसी डायरेक्शन में, हाँ एक और हाँ ले सकते हैं, हाँ ठीक है, इसी डायरेक्शन में आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ अन्य जैसे मिसलेनियस होता है, एक विविध जो मिसलेनियस होते हैं, मिसलेनियस में जाएंगे तो एक नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, रोबोट्स के बारे में भी हो सकता है, लेकिन अब वही बात है, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोट्स हो गया, और जो भी लेजर टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब मेडिकल एप्लीकेशन में वैसे आ जाएगा, लेजर टेक्नोलॉजी प्लस अन्य कुछ अगर निकल के आता है तो वो। तो इस तरीके से इतने सारे ये साइंस टेक्नोलॉजी के हैं, और ये सब जानकारी होने जरूरी है। तो जानकारी होने पर फिर आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर है तो माने आप आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको इस कंटेंट पर कमांड है तो।
कहा जाता है ना कि जो सफल होते हैं वो 10% का 100% उपयोग करते हैं, और जो असफल होते हैं वो 100% का 10% उपयोग करते हैं। लेकिन अब क्या होना चाहिए, वो जो 10% है उस पर कमांड होना चाहिए। अब और बहुत सारी 10 चीज को एक एक बार पढ़ेंगे तो फिर कमांड नहीं होगा, और कमांड नहीं होगा तो यूज नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक चीज को 10 बार पढ़िए, वो जो नॉलेज होगा उस नॉलेज को क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपना उसके साथ शब्दों के साथ खेलते रहिए। डायग्राम है, पॉइंट्स है, आप उसको जैसे भी प्रश्न की जरूरत है। तो जो सफल होते हैं वो 10% का 100% उपयोग करते हैं, और जो असफल हैं वो 100% का 10% उपयोग करते हैं। और उसके पीछे रीजन यही होता है कि जो उनका 100% है उस पर उनको कमांड नहीं है, जहां जहां जरूरत है वहां वहां वो याद नहीं आता तो यूज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखो, तो ये था आपका सेक्शन। ये अब यहीं पे एक आ रहा है कि ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में ये 2 होते हैं, आप जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी 3 है। वो कौन कौन से 3 है? एक है बिहार ज्योग्राफी, एक है इंडियन ज्योग्राफी, और एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 3 होते हैं, बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो मेंस में शामिल है, बीपीएससी मेंस में ये शामिल है। ठीक है, ये शामिल बीपीएससी मेंस में नहीं है। ये इंडियन जो आईएएस है उसमें शामिल है। आईएएस में पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी शामिल है। बिहार में बीपीएससी में बिहार ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी शामिल है। इसकी दोनों बातें जाननी चाहिए। बिहार में बाढ़ सूखा, या बिहार का जो सॉइल, बिहार में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बिहार का ह्यूमन ज्योग्राफी, बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी है ये यहाँ जानना चाहिए। इंडिया में भी वही, बिहार का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का आपका एनर्जी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये चीज को। डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ या क्लाइमेट चेंजेज हुआ, क्लाइमेट चेंजेस की समस्या को दूर करने के लिए जो उपाय हुआ वो सब के सब यहाँ पे आपको जानना होगा। ठीक है, ये सर जो ज्योग्राफी वाले सर हैं वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप लिखिए जो सेक्शन बीपीएससी जीएस पेपर 2 मेंस पॉलिटी फॉर बीपीएससी 67th के लिए। जीएस पेपर 2 मेंस पॉलिटी बीपीएससी, ये इसमें क्या क्या आपका फोकस एरिया क्या होगा? यहां पर जो सर लोग बताते हैं, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं वो सर बताएंगे, लेकिन अदरवाइज भी जाएंगे तो आप कैसे इसको जान के रखेंगे। ठीक है, तो ये अब पॉलिटी वाले में देखो क्या है। पॉलिटी में 2 तरह के मुद्दे होते हैं मेंस में। ठीक है, यहां पे टोटल, यहां भी टोटल 4 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चंस हैं, कभी 5 क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। 4 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, और ये इंटू 38 मार्क्स हैं। 38 मार्क्स का होता है। तो ये क्वेश्चन कहां से आते हैं, उसका नेचर क्या है? ठीक है, तो नेचर में जाते हैं तो ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ठीक है, संवैधानिक मुद्दे, और दूसरा होता है, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज या राजनीतिक मुद्दे, या उसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। राजनीतिक मुद्दे, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ठीक है, संवैधानिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पॉलिटिकल इश्यूज, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ठीक है। और संवैधानिक मुद्दों में जाएंगे तो आप जानते हैं कि इसकी कहानी कहां से शुरू होती है भाई, प्रस्तावना से शुरू होता है। और बीपीएससी का यह एक प्रिय टॉपिक है, प्रीएम्बल। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्रीएम्बल का इन टोटल आपको प्रिपरेशन रहना चाहिए। प्रीएम्बल के बारे में जितना मुद्दा हो सकता है प्रीएम्बल से रिलेटेड सब आपको जानने चाहिए, ठीक है। तो एक इसमें आप जाएं तो कौन सा टॉपिक हो गया, प्रीएम्बल हो गया, प्रस्तावना। और जैसे पूछा हुआ है प्रस्तावना की संवैधानिकता, प्रस्तावना में निहित दर्शन, दर्शन और उसका महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रस्तावना में निहित दर्शन और उसका महत्व, ये भी जैसे उसमें आता है फिलॉसफी ऑफ प्रीएम्बल एंड देयर इंपॉर्टेंस, ये भी है। और बाकी उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वी इंडियंस एंड सोशलिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारे हैं, उसका मीनिंग या उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है। तो अब इसमें फर्स्ट एक प्रीएम्बल हुआ। दूसरा वाला जो सेकंड है, आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार ही, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, केंद्र राज्य एक तरह से यहां पे ले लें या अदरवाइज ले लें, भारत में संघीय ढांचा और संघीय ढांचे की प्रकृति, ठीक है, आर्टिकल 1 पर आधारित, आर्टिकल 1 से संबंधित क्वेश्चंस रिलेटेड विथ आर्टिकल 1, क्वेश्चंस रिलेटेड विथ आर्टिकल 1, जैसे इंडिया इज द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, भारत जो राज्यों का संघ है उसकी जो प्रवृत्ति है, संघीय प्रकृति है, वो क्या है, ठीक है। तो ये इसमें एक आ जाता है, फेडरल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। तो दूसरा आर्टिकल 1 मेन है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। और यहीं पे एक और आ जाता है, इसमें आर्टिकल 3 से रिलेटेड भी है, नए राज्य, नए राज्यों का गठन, ठीक है, मेकिंग ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और उसके बाद फिर ये नाम बदलने वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो विवादास्पद है। वैसे हमें लगता है कि एक नाम तो जरूर बदलना चाहिए, और वो नाम है, 2 नाम बदलने की जरूरत है। सब राज्य बदलते हैं, लेकिन हमारा राज्य जो बिहार है वो इतना महान राज्य है, इतना सेकुलर राज्य है, इतना एक तरह से कहा जाए कि इस तरह से कि उसका, उड़ीसा ने, नवीन पटनायक जी ने क्या किया कि उड़ीसा को, उड़ीसा लोक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होता था, एक दे दो, उड़ीसा जो था उसका नाम बदल के उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब ममता बनर्जी जी अभी प्रधानमंत्री से मिलने आई थी, तो उन्होंने वो किया था कि भाई पश्चिम बंगाल का नाम, अब पश्चिम बंगाल किस बात का, जब बांग्लादेश अलग हो गया, वो अलग देश है, ठीक है, तब उसका नाम क्या होना चाहिए, जैसे बंगाल या बंगला, कुछ इस तरह से नाम हो। कलकत्ता का नाम उन्होंने बदल करके कोलकाता करवा लिया, चेन्नई, मद्रास का नाम चेन्नई करवा लिया, ठीक है। तो ये सब नाम लोगों ने अपना अपना चेंज करा लिया है। तो लेकिन अब चूंकि बिहार महान राज्य है, वहाँ के नेता महान लोग हैं, हमें लग रहा है कि बिहार का नाम विहार, जो बिहार का बिगड़ा हुआ नाम है बिहार, बिहार से कुछ कोई मीनिंग नहीं निकलता है, विहार, वो, तो ये जो है तो भाई उसका होना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक नाम चेंज करने की एकदम सख्त जरूरत है, वो सख्त जरूरत है पाटलिपुत्र। पटना का नाम, जैसे इलाहाबाद का नाम उन्होंने बदल के प्रयागराज कर दिया, तो उस तरह से पाटलिपुत्र, पटना का नाम बदल के पाटलिपुत्र किया जाए। पाटलिपुत्र का इसलिए क्योंकि पूरे देश में बच्चे, अगर जो नया जनरेशन है उसे बिहार के बारे में पूछेंगे, कुछ नहीं जानते हैं वो, जबकि वो जो भी बच्चा क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक गया हुआ है उसमें वो हिस्ट्री पढ़ा है, और हर हिस्ट्री की किताब में
का जो सेंट्रल इशू है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पाटलिपुत्र है। वो खूब इतिहास वो समझता है, पता नहीं पाटलिपुत्र कहाँ है ये, उसको नहीं पता है कि ये जो पाटलिपुत्र वो पढ़ रहा है, जिस अशोक के बारे में पढ़ रहा है, जिस मौर्य शासक के बारे में पढ़ रहा है, वो वही बिहार है, वही लालू जी का बिहार है, वही नीतीश कुमार जी का बिहार है, वही बिहार है ये, ठीक है। या वही बिहार है जिसके आसपास जो उसके वो बच्चा है, उस बच्चे को जो ड्राइवर छोड़ने जाते हैं, वो ड्राइवर अंकल का वो राज्य है वो, ठीक है। इस तरह की बातें। तो अब ये है कि अपने कहा जाता है ना कि भाई अपने जो हमारे जो अतीत के गौरव हैं, उस गौरव से लोगों को अवेयर कराना, और उससे कई सारे बेनिफिट भी होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो बच्चों में एक पॉजिटिविटी, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है, भाई हमारे जो बिहार ब्रांड है, उस बिहार ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाइए, उसके रिस्पेक्टिविटी को बढ़ाइए। जैसे टाटा का जैसे ही नाम आता है तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आता है, उतना रिस्पेक्ट रिलायंस का नाम आने से नहीं आता, उतना रिस्पेक्ट अदानी का नाम आने से नहीं आता, लेकिन टाटा का नाम आते ही एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आता है। तो उसी तरह से अगर पटना का नाम अगर पाटलिपुत्र कर दिया जाए तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आएगा, अच्छा ये वो पाटलिपुत्र है जिसको कि हम किताबों में इतनी बार पढ़े हैं। कई लोगों के मन में आएगा कि चलो थोड़ा पाटलिपुत्र देख के आते हैं। देखो था ना नाम बदलना, तो ये आर्टिकल 4 वगैरह में जाएंगे तो इस तरह से नाम बदल, जो राष्ट्रीय महत्व के जो शहर हैं तो उनका नाम बदलने के लिए आपको केंद्र से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें जाएंगे तो ये भी। लेकिन बड़े रूप में जाएंगे तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक नाम ये बदला जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। बाकी अब इसी में जाएंगे तो ये जो दूसरा है, तीसरा वाला जो टॉपिक है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11, कहीं पता नहीं जिस तरह का क्वेश्चन का नेचर इनका है तो उसमें पूछ सकते हैं ये नागरिकता, सीएए और बाकी सिटीजनशिप और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वे सारे के सारे। हाँ, बख्तियारपुर, ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ठीक है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि बख्तियारपुर का नाम अभी भी बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार की गरिमा को नष्ट करने का जिसको श्रेय दिया जाता है, नालंदा महाविहार को नष्ट करना, और बड़े संख्या में जो बौद्ध थे जिनका भी माने बाल मुड़ा हुआ था, सबका गर्दन कटवा दिया था, बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है। और इसलिए बिहार से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे उनका समूल नाश करा दिया था, समूल माने पूरी तरह से खत्म है। ऐसे सारे, अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ है, अब 4 दिन में बाल तो आ नहीं सकता, और उसने क्या किया कि वो हर बाल, जिसका ऐसे लोग जिनका बाल मुड़ा हुआ था उनका गर्दन कटवा दिया, बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है। और प्लस नालंदा महाविहार के बारे में आप जानते ही हैं कि जो आग लगवाया तो कई सालों तक वो जलते रहा, इतने रिच लाइब्रेरी था उसका। और ऐसे जो व्यक्ति के नाम पर, हम इतने सेकुलर हैं कि ऐसे व्यक्ति के नाम पर, ठीक है, आपके यहाँ राजधानी है, कोई जापानी आएगा ये पूछने के लिए कि कौन है, तो आप बताएंगे कि उसको ये बख्तियार खिलजी, वही बख्तियार खिलजी है जिसने इस एरिया से बौद्ध धर्म को नाश किया था। उसको कितनी कितनी प्रसन्नता होगी, भारतीय और बिहार के जो नेतृत्व है उस पर कितना गुमान हो, कितना अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, कितने महान लोग बिहार में रहते हैं, बिहार का नेतृत्व रहता है। तो ये बख्तियारपुर वाला भी एक इशू है, लेकिन अब इसमें कहा जाता है कि चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखो क्या है कि जैसे ये नागरिकता वाले सिटीजनशिप वाले से भी क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक अपना नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी में जो एक भाग है, भाग 3, जहां से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक होता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, इसके सारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं सब की जाती हैं। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, ठीक है, उसके बाद 21, उसके बाद जाते हैं तो फिर अभी के टाइम पे 25, 26, 27 है, और उसके 25, 26, 27, 28 है। उसके धर्मांतरण वर्ग जो मुद्दा चल रहा है उस संदर्भ में जाएंगे तो उसके बाद आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटीज वाला जो इशू है उसमें है। आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वगैरह को लेकर के। तो ये इसके जितने सेक्शंस हैं, द हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे भी गोलकनाथ, केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल्स या सरकार उसमें, तो सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ये सब यहाँ से आता है, मूल ढांचे का जो मुद्दा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक सिद्धांत है यहां से भी। तो ये 2 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं, डायरेक्टिव माने 3 टॉपिक, एक प्रीएम्बल और दूसरा फंडामेंटल राइट्स और तीसरा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि कुछ भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसका इन डिटेल जितना एंगल हो सके सारा एंगल आपको जान लेना चाहिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट वाले पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया है। आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 52 से 62 के बीच में जो है वो आपको जान लेना चाहिए, प्रेसिडेंट। और फिर नेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट, संसद। संसद ये पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 से 1, 2, 3 के बीच का जो मुद्दा है, जितने भी इशूज यहां से निकल के आते हैं वे सारे के सारे, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा की लोकसभा की तुलना में, लोकसभा का राज्यसभा की तुलना में जो संसद है उसका गवर्नमेंट पर कंट्रोल, संसद का जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो, तो ये सारे के सारे जो इशू है, रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री कमिटीज, जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं सब आपको जानना चाहिए इसमें। उसके बाद जो मिलीजुली सरकारें हैं, कोलिजन गवर्नमेंट है, विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि फिर आ जाता है नेक्स्ट इसमें न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका या जुडिशरी, और इससे रिलेटेड जितने भी जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जितना भी इस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके इंपॉर्टेंस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ये एंगल से इस टॉपिक को लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारा का सारा मैंने मेन कहाँ से शुरू होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म से शुरू होगा, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और फिर इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो इशू है वो सारा का सारा। तो यहाँ पे इसको भी आपको जानना चाहिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों इसमें आ जाता है। उसके बाद जाते हैं तो फिर एक और टॉपिक हो जाता है गवर्नर का, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल का है, और राज्यपाल में जानते हैं आर्टिकल 152 से लेकर के, और फिर ये दोनों आ जाता है, आर्टिकल 152 से 162 के बीच में है ये राज्यपाल। तो इसको तो जानना ही चाहिए राज्यपाल में। पिछली बार बीपीएससी में जो राज्यपाल पे क्वेश्चन पूछा गया उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया था। तो गवर्नर का जो पोस्ट है, ये गवर्नर वाला पोस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद फिर जाते हैं तो सेंट्रल पार्लियामेंट को अगर किए रहेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव में ये क्वेश्चन बनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि पिछले दिनों में अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे सरकार ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करने का प्रपोजल दे रखा है, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा बहाल करने का, ठीक है, डिसीजन दिया हुआ से सरकार ने वहां पे रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। तो ये इसमें से हो जाता है। तो ये राज्यपाल वाला है। और उसके बाद जाते हैं तो फिर पंचायत के बारे में जानना चाहिए, और पंचायत के बाद जाते हैं तो फिर केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट, केंद्र एवं राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये भी टॉपिक है। और इसका सेंटर स्टेट रिलेशन के दोनों पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस और फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स, नए जो प्रवृत्तियां उभर के पिछले दिनों में देखने को मिल रही हैं, तो ये। और उसके बाद फिर आ जाता है चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म, चुनाव एवं सुधार, इलेक्शन एंड रिफॉर्म। और ये आप जानते हैं कि आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है, यहां आ जाता है। और फिर एक आ जाता है आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी। और इमरजेंसी वाले में आप जानते हैं आर्टिकल 352, 360, 356 ये। तो ये जाएंगे। तो फिर लास्ट में, अच्छा, अब जो कुछ इशूज हैं उसकी बात अगर करें, राजनीतिक मुद्दे, पॉलिटिकल इशूज आता है, तो उस इशूज में आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। उसके अलावा जाएंगे तो राजनीतिक अपराधीकरण, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति और जाति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये वाला भी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, आर्टिकल 370, ठीक है ये। और उसके अलावा जाएंगे तो रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे।
ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कि पॉलिटिकल इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज दो पार्ट में बांट करके अगर इसको पॉलिटिव करते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स था। इसका तीनों जीएस के जो तीनों सेक्शंस थे वो जीएस के सारे सेक्शंस के डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 ही टॉपिक होता है, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, उसके बाद जो वेन डायग्राम, फिर टेबल वाला, यही सब 4 क्वेश्चन आता है। 4 ही क्वेश्चन, चार टॉपिक पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक लिस्ट ऑफ सिलेबस था। इकोनॉमी का सिलेबस आपके पास है, आप उसको लेकर के हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। एक दिन और हम किस दिन बीपीएससी 67 का पीटी का स्ट्रेटजी डिस्कस कर देंगे। अभी हमने मेंस का स्ट्रेटजी डिस्कस किया, इसके बाद पीटी का स्ट्रेटजी डिस्कस कर देंगे, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको शुरुआत करनी चाहिए ये। और उसके बाद फिर तो हम लोगों का कल एक हमारा बहुत इमरजेंसी अर्जेंट कोई वर्क है, इसलिए कल 12:30 से 1 वाली जो क्लास है वो नहीं है, ठीक है। आपको फिर मंडे को हम लोगों की क्लास है, कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे को मॉक इंटरव्यू है तो इसलिए नहीं हो पाएगी क्लास। और बाकी पीटी का क्लास जैसा है वैसे चलते रहेगा। कल पीटी क्लास है, कल उसके बाद सैटरडे को जो क्लास है वो भी क्लास है। तो ये कल मेरी क्लास अब नेक्स्ट मंडे से मेरी क्लास होंगी 12:30 से, ठीक है। थैंक यू।